आगे बढ़ना चाहिए। तो अगला स्टेप हमेशा रखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। आपके ऊपर है, 10 से 20 साल का, ज़्यादा भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। पेपर बाजार में आसानी से उपलब्ध है, कोचिंग के भी मिल जाएंगे आपको, और भी कोचिंग संस्थाओं के मिल जाते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के, कोई बहुत इशू नहीं। ये सॉल्व होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पहली अवस्था हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे कुछ बेसिक जानकारी रखी। ये जानकारी ऐसी है कि आपको प्रतियोगिता में हमेशा बनाए रखेगा, आप कुछ करें या ना करें। नहीं करेंगे तो आप जितना जानते हैं उससे नीचे चले जाएंगे। एक ऐसा लेवल, या तो आप आगे बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे। पढ़ाई में मैं नहीं मानता कि कुछ स्टेबल रह सकता है, या तो कुछ बंद करते रहिए आप, पहले वाला भी आपका बना रहेगा, कुछ पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो दो परिस्थितियां बनेंगी आपकी, इसके आधार पर या तो आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक, जो नहीं होता है उसका उत्तर ऐड कर लिया जाता है अपनी कॉपी में। ठीक है, एक काम ये किया जाता है, दूसरा काम ये किया जाता है, सॉल्व हो रहा है तब भी और नहीं सॉल्व हो रहा है तब भी बहुत तसल्ली से उसको पढ़िए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसके ऑप्शन को ठीक से पढ़िए। यदि कुछ अतिरिक्त जानकारी उससे निकल के आ रही है, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन को पूछने में ही यूपीएससी 3 इन्फॉर्मेशन दे रही है और आपको लग रहा है कि हम इससे कुछ भी नहीं जानते हैं, उन सब जानकारी को अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यू पे वर्क करना। पीवाईक्यू पे वर्क करने से एक तो इन्फॉर्मेशन आपका बढ़ेगा, और बार बार उसको पढ़ने से, ठीक ठीक समय पढ़ने से, यूपीएससी का पूछने का तरीका, सवाल कैसे फ्रेम करती है, तो आपके नोट्स को पढ़ने के तरीके में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो पीवाईक्यू मस्ट है, एक जानकारी बढ़ाने के लिए, प्रश्नों के पैटर्न को समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई 4 ऑप्शन पूछे गए हैं पीवाईक्यू, ठीक है, एक कोई सही होंगे या कोई एक गलत होगा मान लीजिए, या 2 गलत होगा, तो बाकी 2 क्या पूछे गए हैं उन सब की भी व्याख्या व्याख्या में मिल जाती है। तो एक ना उस टॉपिक के अराउंड आपकी समझ और डेवलप, जब नई जानकारी होगी तो जानकारी पढ़ने लगेगी आपको। समझ में आ रही बात? मतलब आप क्लास हिस्ट्री में क्लास नोट्स और पीवाईक्यू पे अच्छे से वर्क कर लिया, तो आप समझिए कि जो भी थोड़ा बहुत गैप है वो भर जाता है। ठीक? जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी से नहीं मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया है, आप कोशिश करिए कि उन प्रश्नों का उत्तर आप एनसीईआरटी में भी सर्च करें। यहाँ पे एनसीईआरटी की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आप 20 साल के सवाल बनाएंगे आप, तो हो सकता है कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसका उत्तर कॉपी में नहीं मिलेगा। जो अलग अलग टॉपिक है, एनसीईआरटी आपके पास, सभी के पास होती है, एनसीईआरटी कहने की जरूरत है नहीं। या आपने एनसीईआरटी की क्लास कर रखी तो अपने नोट्स भी देखा, क्या उन प्रश्नों को एनसीईआरटी से पूछा गया है? ज्यादा अच्छा होगा आप कभी कभी किताब पढ़ लिया करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अकबर कोई सवाल पूछा पीटी में, क्लास में से नहीं बन पाया, या 2 ऑप्शन आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, तो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी के किस चैप्टर में अकबर है, पूरा पढ़ के देखते हैं। अब फायदा क्या होगा, ऑलरेडी अकबर पे आपकी कमांड हो रखी है, तो 80% बातें आपको पहले से पता है अकबर के बारे में, 90% बात, तो 4-5 कुछ नई जानकारी, 10 जानकारी आपको दिखेगी उसमें, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और दिमाग में हमेशा रखिएगा कि हम किसी प्रश्न का उत्तर सर्च कर रहे हैं। तो पढ़ने से क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी बनता है, आइडियाज बन जाते हैं एक दो बार पढ़ने से। अच्छा, आपने रीडिंग की, हो सकता है आपको समझ में दूसरी बार भी पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन भी हाई होता है, स्पीड भी अधिक होती है जब हम सर्च करते हैं। मेरी नजर में कम से कम सर्च जरूर करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना। अब ऐसे किताब लेके पढ़ेंगे ना तो बहुत बोरियत हो जाएगी। ठीक, तो अब आपको ये भी नहीं कि हम विजयनगर पहले क्यों कर रहे हैं, जहांगीर पहले क्यों पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ना पड़ेगा, शाहजहां पढ़ना पड़िए, स्थापत्य पढ़ना, क्योंकि आपको समझ तो है कि पढ़ा कैसे जाता है, आपके पास ऑलरेडी जानकारी है। ठीक, तो यदि ये काम कर देंगे आप अपने हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप ये, चलिए आपके पास बेसिक, जैसे हिस्ट्री का बेसिक नोट्स आपका तैयार है, आप हिस्ट्री में कोई भी आप कोई संस्थान कोई पढ़ाता हो उसका नोट्स हो, वो बल्कि ही मिलेगा आपको, वो बहुत आसान है प्रोवाइड करना कि आप आज एआई सब आसान पढ़ लीजिए आप। ठीक है, आपका समय बचाना, आपको बचा के निकलना बहुत जरूरी, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो जो क्लास लेक्चर मैंने आपको दिखाया है, जो हैंडआउट दिया है, ये भी करके क्लास में सिखा हुआ है। ठीक है, उसमें से भी काफी मिनिमाइज जीएस कर रखा है, कभी पढ़ाता तो नहीं इन चीजों को। तो आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत विस्तार करने से ज्यादा कितना हम होल्ड कर पाते हैं, हम कितना होल्ड कर पाते हैं केवल प्रैक्टिस से पता चलता है। कि बच्चों का एग्जाम नहीं है कि तुम पूछो मैं उत्तर देता हूँ, पूछो अकबर का काल कब से कब था, महामंगा कौन थी, इससे कुछ भी बात नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको जो जानते हैं वो होल्ड करना सिखाएगा, उसमें गलती नहीं होगी और नई नई बातों की जानकारी आपकी उसमें ऐड। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा आप 10 में 10 टॉपर या 9 टॉपर जरूर कहेगा कि बिना प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस करके चले जाए। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ इंग्लिश में, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है मेडिकल इंडिया के बारे में। कुछ एनसीईआरटी पढ़ रखा है, एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन भी बिखरे हुए होते हैं, एनसीईआरटी यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, बेसिक किताब है, जब आप क्लास में आ ही गए, हर टॉपिक को सिस्टमेटिक में बता ही रहा हूँ, तो फिर उस किताब की जरूरत आपको नहीं है, अब जरूरत है। बट उन बच्चे या बच्चियों को मैं देखता हूँ प्रैक्टिस इतना कर, मेडिकल इंडिया है तो ठीक है 1000 क्वेश्चन बना लेंगे। टॉपिक कितने हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, 1000 क्वेश्चन का मतलब कम से कम अकबर भी 50 क्वेश्चन बना गए होंगे, 50 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 200 से ज्यादा अकबर थोड़ी लिखा है। उनके नोट्स 2 ही पेज के हैं, 3 ही पेज के हैं, पर प्रैक्टिस करते करते 10 पेज के नोट्स बन जाते हैं। प्रैक्टिस कितनी अहमियत है, और जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होगा इसका मतलब हम चाहते ही नहीं कि अच्छा, वरना सिंपल सा नियम है, एक बेसिक समझ बना दी कैसे पढ़ा जाए। आज के जमाने में प्रैक्टिस के लिए इतने पेपर उपलब्ध हैं, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट